बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इन्वेजन ऑफ डोगरास ऑन लद्दाख के इस तीसरे एपिसोड में आप सब लोगों का खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वजीर जोरावर सिंह ने शुरू से होता हुआ सूर्य के फौज को पहले पसपा किया, इसके बाद करसेखर, इसके बाद पश्चिम तक वो लोग पहुंचे और पश्चिम के कलआ को भी उन्होंने कब्जा कर लिया। इसके बाद वो लोग सुत का जो कलआ था पसरी खर वहां की तरफ रुख करते हैं। सुत में उस वक्त सुत का राजा राजा सलाम खान। यहाँ पर पसरी खर कहा जाता है दोस्तों, तारीखदानियों ने जिक्र किया है कि पसरी खर बहुत ही मजबूत था और ऊंची एक दालान पर भी था और वहां पर उबूर करने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ता था। और साथ ही साथ सलाम खान का जो फौजी था वो भी काफी ताकतवर थे, वो भी काफी बहादुर थे। उन्होंने भी महल के अंदर रहकर बिल्कुल डोगरा फौजियों का भरपूर मुकाबला किया। कहा जाता है कि 10 दिनों तक मुकाबला जारी रहा और डोगरा फौज हमेशा रोज बरोज वो लोग जब भी हमला करते थे उनको पसपाई का ही सामना होता। वहां से जहां जिस फोर्स से यहाँ से हमला करते वहां से डबल फोर्स से वहां से हमला करता, तो उस वक्त डोगरा फौज काफी इधर उधर हड़दम मच गई। और उसी दौरान में 10 दिनों में कहा जाता है कि डोगरा फौजी 40 डोगरा फौजी मारे गए। बस्ती राम के मुताबिक अब क्या क्या कि बस्ती राम भी जोरावर सिंह का ही एक जानबाज सिपाही था, एक लीडर था। तो जोरावर सिंह ने बस्ती राम को कहा कि 500 सिपाहियों के साथ तोपों की गोलीबारी की जाए। तो मैंने पिछले वीडियोस में भी यही कहा था दोस्तों कि जो तोप जिस तरह से उनके पास था और गन्स थे उनके पास, यही उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। और लद्दाखियों के पास तो तोप था ही नहीं और ये पहली बार वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो लगातार तोप गिराते रहे उन्होंने महल पर और उसी के आड़ में अब डोगरा फौजियों ने हमला किया और साथ ही साथ तोप गिराने की वजह से महल का जो सामने वाला जो दीवार था वो भी गिर गया था। तो ये सारे देखकर आखिरकार राजा सलाम खान ने हथियार भी दे दिया वजीर जोरावर सिंह के सामने और वो भी सरे खम तस्लीम हो गए। तारीखदानों ने जिक्र किया है दोस्तों कि 6000 कैदी बनाए गए डोगरा फौजियों द्वारा और साथ ही साथ कैदी बनाने के साथ साथ वजीर जोरावर सिंह ने सोत और सोत के आसपास के तमाम गांवों पर 4 रुपया टैक्स आयद किया, फी घर 4 रुपया। जिस तरह उन्होंने पहले शुरू में किया था उसी तरह वो आके सोत में भी 4 रुपया फी घर उन्होंने टैक्स आयद किया। अब सर्दियां शुरू होने वाली थी दोस्तों, तो वजीर जोरावर सिंह ने वक्त के नजाकत को समझा। उन्हें मालूम था कि सर्दियों में मेरे सिपाही लड़ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने अब किश्तवाड़ के एक आदमी के साथ लद्दाखियों के पास उनको समझौता के लिए भेजा। किश्तवाड़ का एक आदमी उन्होंने मुंतखब किया और लेह में रियापो के पास भेजा। तो रिग्यापो ने अपने अब खुद तो नहीं आए लेकिन उन्होंने अपने नुमाइंदे भेजे। तो नुमाइंदों के नाम कुछ इस तरह से है दोस्तों: दोरजे नमग्याल, रिग्यापाचो, सेवांस तोबदन, बाजगो कलोन, रहीम खान छुशोत और कलोन पंखापा को सुलह के लिए भेजा। तो यहाँ पर जो रहीम खान है वो छुशोत से ताल्लुक रखते थे, ये दूसरा नाम है। हालांकि अब्दुल गनी शेख ने ये एक तासुर देने की कोशिश की है कि जिस रहीम खान का नाम कलोन रहीम खान जो चिकतन से ताल्लुक रखते थे, जो पश्चिम के राजा का जो भाई था वो छुशोत से थे। मुकामी लोगों का कहना इस तरह से एक तासुर देने की कोशिश की है, लेकिन काचो सिकंदर खान और साथ ही साथ मौलवी हशमतुल्लाह खान ने ये बिल्कुल शजराए नस्ब बिल्कुल उनका बाकायदा उन्होंने अपनी किताबों में तशरीह से और तफसील से ये नकल की है कि जो कलोन रहीम खान है वो चिकतन का ये था, राजा था, चिकतन का चो था। और ये जो रहीम खान जिसको अब्दुल गनी शेख ने यहाँ पे जिक्र किया है वो छुशोत का एक बाशिंदा था। वजीर जोरावर सिंह ने उनको बाकायदा इस्तकबाल किया और इस्तकबाल करने के बाद अब कुछ शराइत रखे। वो शराइत कुछ इस तरह से थी दोस्तों: सबसे पहले तो लद्दाखी रियापो को डोगरा सरकार के अताअत कबूल करनी होगी, यानी कि अब जो इंडिपेंडेंस था लद्दाख का वो खत्म करके वो अब डोगरास के अंदर वो लोग काम करेगी, ये सारी चीजें। और दूसरा ये था दोस्तों कि 9000 रुपये सालाना खर्च अदा करे, यानी कि डोगरा सरकार के लिए पूरा लद्दाख के रियापो की तरफ से 9000 रुपया साल भर में 9000 रुपये उनको देना होगा। ये अभी तो हमें लगता है कि 9000 रुपये तो कुछ नहीं है, बाकी हम सबको मालूम है कि उस वक्त 9000 रुपया आजकल की तुलना में कितना बड़ा रकम था। और तीसरा ये रखा दोस्तों 15,000 रुपये तावान जंग अदा करें,
वजीर जोरावर सिंह ने ये जो रखे हैं, ये जो डिमांड्स रखे हैं लद्दाखी ग्यापो के सामने, ये बिल्कुल कॉलोनाइजर्स की तरह ही है दोस्तों, कि पहले तो खुद से ही हमला किया, खुद ने ही नुकसान ज्यादा लद्दाखियों को पहुंचाया, और लद्दाखियों को पूछने वाला कोई नहीं है। वो सिर्फ अपने ही फायदे के लिए देख रहे हैं, देखो हमने तुम पर हमला किया, हमारा इतना नुकसान हो गया, तो हमारा ये तावान है जंग, 15,000 रुपए हमें दे दो, इसके बाद हम चले जाएंगे। और ये बात लद्दाखी फौजियों ने झट से ये उनको माना, और लद्दाखी फौजी खुद से अब लद्दाखी ग्यापो को ये कहने लगे कि हम आपकी मदद करेंगे 15,000 रुपए इकट्ठा करने में, 9,000 रुपए इकट्ठा करने में। इस तरह से जाओ, जो सिस्टम होता था उस वक्त लद्दाख में, वो सारा इकट्ठा करके हम दे देंगे। क्योंकि लद्दाखी फौजियों के, मैंने पहले कहा दोस्तों, एक तो आम लोग ज्यादा थे, और जो वहां पे फौजी थे उनको तरबियत बिल्कुल ही कम मिली थी, और साथ ही साथ उनके पास लड़ने के लिए हथियार बिल्कुल भी नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने माना था कि डोगरा जो सिपाही है, डोगरा जो फौज है, हमसे बहुत ताकतवर है, और ये अगर और लड़ाई हो गई और जंग हो गई तो हम बिल्कुल पसपा हो जाएंगे, हमें मरने का चांस, हम भी यहाँ पे मर जाएंगे, मरने का चांसेस बहुत है। तो जब भी उन्होंने सुना ये कि जो वजीर जोरावर सिंह ने जंगबंदी के लिए ये सारे डिमांड्स रखे, वो लोग, एक तो उन्होंने खुशी की एक सांस ले ली, चैन की सांस ले ली। इसके बाद वो लोग फिर खुद से सारे सिपाही आके ग्यापो को ये खबर देने लगा, ये खबर भेजने लगा कि ग्यापो की मदद हम करेंगे ये सारा पैसा जमा करने के लिए। जब ये वफद ये पैगाम लेकर लद्दाखी ग्यापो छेपेल टुंडुप के पास सामने पहुंचा, टुंडुप नमग्याल के पास पहुंचा, तो टुंडुप नमग्याल बहुत खुश हो गए, चलो जंग टाल गया, ये वे हमें ये सारा पैसा देना पड़ेगा, हम दे देंगे। लेकिन उनकी जो अहलिया थी, ज़हरा खातून उनका नाम था, और वो पश्चिम के राजा की बेटी थी, शहजादी थी, उन्होंने ये मानने से बिल्कुल इनकार कर लिया। उनका कहना यह था दोस्तों कि इस तरह से एक इंडिपेंडेंट, एक सॉवरेन कंट्री पे एक तो हमला करना, और हमला करने के बाद इतना नुकसान पहुंचाने के बाद डिमांड्स रखना, ये एक सॉवरेन हुकूमत के लिए, एक आजाद मुल्क के लिए ये बाइस तौहीन है, और हम इस तौहीन को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने पहले एपिसोड में ही बयान कर चुका है दोस्तों कि लद्दाखी ग्यापो छेपेल टुंडुप नमग्याल एक नालायक और नाअहल इंसान थे, और बादशाह बिल्कुल बनने के काबिल नहीं थे। तो इसके साथ साथ एक एनेक्डोट यहाँ पर ये भी है दोस्तों कि माशो केल्ला ने उसे नाअहल करार दिया था, और ये भी उनसे दरखास्त की थी कि ये बादशाहियत छोड़कर उनके बेटे को सौंपे। और इसमें काफी लंबी गुफ्तगू है दोस्तों, अगर वो आ जाएंगे तो हम हिस्ट्री ऑफ नमग्याल डायनेस्टी पे हम इसमें बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। लेकिन लंबी बात को छोटा करके आप लोगों के सामने बयान करूं तो छेपेल टुंडुप नमग्याल बिल्कुल ही नाअहल थे, लेकिन उनके जगह पर उनकी जो अहलिया थी, यानी कि लद्दाख की रानी थी, वो बहुत बहादुर थी, वो नडर थी। यहाँ पर अब्दुल गनी शेख ने एक और तस्करे का जिक्र क्या है दोस्तों, कि जिस तरह वो कहा जाता है कि इस गुस्से का, गम और गुस्से का मतलब ये भी एक राज ये भी था दोस्तों कि डोगरा फौजियों ने पश्चिम के कलए पर हमला किया था, और वहां पे सारे माल जायदाद जितने भी थे वो सारे अब उनके ही कब्जे में थे। तो अम्मार यमो पश्चिम के राजा की बेटी थी, तो उनको वो कदूरत थी, उनके अंदर वो जो गम था, वो जो गुस्सा था, उस गुस्से को निकालने की बात कर रही थी। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर हम अपनी जगह पर सोचे, तो वो उनसे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि उस महल में इस तरह से बादशाह के खिलाफ जाकर लद्दाख के सोवरेनिटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात भी नहीं है दोस्तों कि वो अकेली थी, लेकिन उसके साथ जितने भी जो दरबार में जितने भी सारे थे दरबार में, वो सारू ने भी कि रानी का हुक्म माना, और सारू ने वहां पे एक नारा बुलंद किया कि लद्दाख को हम आजाद है, आजाद ही रहने देंगे, और हम डोगरा हुकूमत की हुकूमत को हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। यहाँ पे लद्दाखी जो राजा की नाअहली का एक सबब ये भी हमें जाहिर होता है दोस्तों कि अभी डोगरा फौजियों ने सिर्फ पुरी पर हमला किया था, पुरी के एक हिस्से पर ही हमला किया था, यानी कि अभी चिकटन बाकी बचा था और पूरा लेह बाकी बचा था। और जैसे ही ये खबर सुनी तो उन्होंने ये सरखम तस्लीम होना करार पाया, तो ही पाया। ये एक बहुत ही बड़ी कमजोरी हमें दिखाई देती है दोस्तों बादशाह में, हमारे उस वक्त के लद्दाख के बादशाह में। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन भी हो सकता है कि उसकी नाअहली की वजह से
वो अपने इस राया को बचा नहीं पाए। और दूसरी बात यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों कि उस वक़्त लद्दाख में जो सोशल हार्मोनी था, जो हमेशा मैं अपने वीडियोज़ में ये बताने की कोशिश करता हूँ, कितना खूबसूरत एक हार्मोनी था। देखो बादशाह जो बुद्धिस्ट था और जो रानी थी वो मुसलमान थी। रानी मुसलमान होने के साथ-साथ वहाँ पे जितने भी जो लेह के जो दरबारी थे वो रानी का भी उतना ही एहतराम करते थे। दोस्तों ये बात मुसलमानी के ऊपर मुसलमान होने की वजह से नहीं, मुझे नहीं लगता कि अम्मार यमो के अंदर ये सारे जो ट्रेड है, जो करेज का जो ट्रेड है वो मुसलमान होने की वजह से है, बल्कि वो लद्दाखी होने की वजह से ये सारे ट्रेड उनके अंदर आ गए थे। और ये ट्रेड जो उनको वर्षे में मिला था वो उनका बाप मोहम्मद अली के वर्षे में मिला था, जिनका बहादुराना जो शुजाआना उन्होंने जो कारकर्दगी दिखाई थी वो बाद के आने वाले वीडियोस में मैं बयान करूंगा दोस्तों। और आखिर में मोहम्मद अली भी शहीद हो गए थे। रॉयल फैमिलीज में ये जो कंजुगल रिलेशनशिप्स है, जो बुद्धिस्ट की जो लड़की है वो मुस्लिम के साथ शादी करना, मुस्लिम का लड़का बुद्धिस्ट की लड़की के साथ शादी करना, और ये जो जीता जागता सबूत हमारे सामने है, ये अगर रॉयल फैमिलीज में इतना है, तारीख दानों में हमें इतना देखने को मिलता है, तो दोस्तों सोचो आम लेवल पे कितने लोग आपस में इस तरह से शादियां करती होगी, कितने लोग आपस में खुशी के साथ रहते होंगे। तो उस एक 200 साल पहले का लद्दाख और 200 साल बाद के लद्दाख में अगर हम देखें तो ये एक स्टार्क हमें यहाँ पे डिफरेंस दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो हम रिलीजियस जो हार्मनी की तरफ हम सबसे पहले ही आया थे, और लद्दाख की जो यूनिक जो कल्चर में से एक कल्चर ये भी है दोस्तों कि यहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आपस में भाईचारे के साथ रहते थे। वो आजकल के कंटेम्परेरी लद्दाख में मुझे कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा है। फिर दोस्तों ये सारी बातें हमें मद्देनजर में रखना चाहिए। हिस्ट्री को हमने स्टोरी की तरह नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री को हमने पढ़ना है आईने की तरह, कि क्या क्या गलतियां की थी हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने, और क्या क्या अच्छाई थी उनमें जो हमें अभी नकल करना चाहिए, और क्या क्या बुराइयां थी जो हमें फिर से दोहराना नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पर अम्मार यमो की इस बात को दरबारियों ने उनका साथ दिया और मुजाहिमत के लिए तैयार हो गया। तो अमर यमो के कासिद के जरिए लद्दाखी सिपासालार को हुक्म भेजा कि अगर डोगरा सिपासालार का सर ना लाया तो तुम्हारे सर की खैर नहीं। यानी कि साफ साफ वार्निंग थी कि हमें डोगरास के साथ कोई बातचीत नहीं करना है, कोई डायलॉग नहीं करना है, कोई नेगोशिएशन नहीं करनी है, हमने सिर्फ उनके साथ जंग करना है। वो लोग इंट्रूडर से, उनको बाहर जाना चाहिए। तो लद्दाखियों ने डोगरा कासिदों को मौत के घाट उतारा। तो यहाँ पे जितने भी कासिद थे, मैसेंजर्स थे, तो उनको सबसे पहले मार ही डाला। तो उनमें से 5 कासिद में से 2 बड़े जमींदार भी थे, उनका नाम गोला और बंदा लिखा गया है। और साथ ही साथ एक और था, वो बच के चला गया और डोगरों के पास वो पहुंच गया और उनकी जान बच गई। तो दोस्तों पंखा कलोन, जिनका मैंने पिछले एपिसोड में जिक्र किया था, उन्होंने अब पश्चिम के कलए पर हमला किया। वहां पे पश्चिम के कलए में जितने भी माल जायदाद थे, जेवरात थे, वो सारा अब पैक करके वो लोग किश्तवाड़ लेके जाने वाले ही थे। लेकिन इसी अवस्था में पंखा कलोर उनके जो फौजियों ने हमला किया, और साथ ही साथ दोबारा कलआ पर उन्होंने फतह तो क्या ही किया, और साथ ही साथ पश्चिम का खजाना भी उन्होंने वहां पे रुकवा दिया, वो उसको भी बचा लिया। और जितने भी वहां पे डोगरा फौजी थे उनके हाथ पैर बांधे और उनको जिंदा ही दरिया में फेंक दिया गया। वजीर जोरावर सिंह का पोजीशन अभी अब लड़ने की मूड में नहीं था, क्योंकि मैंने पहले बताया कि अब सर्दियां आ रही थी, अब लड़ाई को ज्यादा तूल नहीं दे सकता था, क्योंकि वो जानता था कि लद्दाख की सर्दी कड़ाके की होती है, और जो मेरे जो फौज है उन्होंने कभी ये जो सर्दी उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं की है। तो उन्होंने वक्त की नजाकत को समझा और तदबीर के साथ उन्होंने दोबारा रिटाइलेट नहीं किया, और अपने फौजी जितने बचे कुचे फौजी थे उन सारों को जमा करके ले गए शुरू, और कुछ को पश्चिम में रखा गया। बाकी हम बाद में आप लोगों को बयान करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, तो इसी पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।